हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इस वीडियो के अंदर हम नर्वस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, दैट मीन्स कुछ हद तक ये वॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में है, और कुछ हद तक ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है जिसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड नीड्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग या फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन कैन बी ऑल्टर्ड, यानी कि रेस्पिरेशन की जो रेट है इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है, जैसा कि एक्सरसाइज हो गया, इमोशंस हो गया, या कोई भी एक्टिविटी जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो हम कुछ हद तक हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरिएशन। अब अगर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट ये क्या है, तो इट इज़ द रेट एट विच द ब्रीदिंग अकर, है ना। किस रेट से, किस स्पीड से ब्रीदिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, विच इज़ अबाउट 12 to 16 पर मिनट, है ना। दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। अब जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेट हो गया, दैट इज़ द स्पीड, दूसरा उसकी डेप्थ हो गया, गहराई, है ना। तो जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विद ईच रेस्पिरेशन। जितने बार हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाइडल वॉल्यूम, है ना। और जो वॉल्यूम इनहेल्ड और वॉल्यूम एक्सहेल्ड इज ऑलमोस्ट सेम, तो ये लगभग होता है 500 ml। ठीक। नेक्स्ट इज फेज ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें दो फेजेस होती हैं, एक इंस्पिरेशन दैट इज टेकिंग इन ऑफ एयर और दूसरा एक्सपिरेशन दैट इज एक्सपायरिंग एयर आउट, है ना। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रेट है, वाई एक्सिस पे डेप्थ है। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेट और डेप्थ दोनों को ही हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला इंस्पिरेशन का ग्राफ है, फिर नीचे आ गया एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। अब ये जो नीचे वाला ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंस्पिरेशन का जो क्या है, द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड द डेप्थ ऑफ एक्सपिरेशन इज इंक्रीज्ड, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर चार हमको ये कर्व देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 8 to 10 है ना। तो एक तरीके से रेट भी बढ़ रहा है सेकंड वाले ग्राफ में, दूसरा इसका जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन हो गया। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इंस्पिरेशन में एनर्जी रिक्वायर होती है और जो मसल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, जबकि एक्सपिरेशन ये एक पूरी तरीके से पैसिव प्रोसेस है विच इज़ ड्यू टू इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट वॉल, है ना। लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, क्वाइट एक्सपिरेशन तो पैसिव है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर हो रहा है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है विच रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, अब इसके अलावा जो इंस्पिरेशन है ये 2 seconds का होता है, जबकि जो एक्सपिरेशन है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंस्पिरेशन के ज़्यादा टाइम लेता है, दैट इज़ 3 seconds। ओके, देन वी कम टू द मैकेनिज्म। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो 3 तरीके से रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है। एक न्यूरल रेगुलेशन, सेकेंड इज केमिकल रेगुलेशन, एंड थर्ड इज अदर्स मिसलिनियस, जिसमें कई चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं, है ना। अब अदर्स में हम देखें तो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, लिम्बिक सिस्टम है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। बट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब केमिकल रेगुलेशन को हम देखें तो केमिकल रेगुलेशन डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि केमिकली रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सो अगेन इसको भी हमको डिस्कस नहीं करना है, हमारा जो फोकस है इस वीडियो में दैट इज़ अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन। अब न्यूरल रेगुलेशन को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज़ ऑटोमेटिक एंड सेकेंड इज़ वॉलंटरी। ओके, और वॉलंटरी का मतलब होता है कि ये हमारे कंट्रोल में है ना। हम चाहें तो हमारे रेस्पिरेशन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। ये कैसे होता है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे।
अगर ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें हम 3 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है पेसमेकर, सेकेंड है रेस्पिरेटरी सेंटर एंड थर्ड है वैगस नर्व। तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द वॉलंटरी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोमेटिक। तो पहला पॉइंट है दैट इज द वॉलंटरी कंट्रोल। तो वॉलंटरी कंट्रोल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इम्पल्सेस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के द्वारा दे कम टू द स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से इम्पल्सेस दे गो टू द रेस्पिरेटरी मसल्स। अब ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं ये 2 टाइप की होती हैं, इंस्पिरेटरी मसल्स जो कि इंस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, एक्सपिरेटरी मसल्स जो कि एक्सपिरेशन में हेल्प करेंगी। तो इंस्पिरेटरी मसल्स 2 होती हैं, एक है डायाफ्राम जो कि एक डोम शेप की मसल होती है, दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सपिरेटरी मसल में आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अल्टीमेटली एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन एंड फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, अगर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इंस्पिरेशन कॉज करेगी, अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट विल रिजल्ट इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन, क्योंकि जो क्वाइट एक्सपिरेशन है उसके लिए कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होती, दैट इज ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स। सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं विच इज़ नर्वस कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज पेसमेकर, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सेंटर और जो तीसरा है दैट इज़ वैगस नर्व। तो सबसे पहले हम पेसमेकर को डिस्कस करेंगे। पेसमेकर इज़ द प्री बॉर्जिंगा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोल पैटर्न जनरेटर। ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है रेट एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, यानी कि ये पेस बनाने वाला है। पेसमेकर का मतलब होता है स्पीड को बनाने वाला। तो हमारा जो रेस्पिरेशन का एक रिदमिक पैटर्न होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एंड इस तरीके से साइकिल रिपीट्स। तो ये जो रेट और रिदम को बनाने के लिए देयर इज़ अ पेसमेकर विच इज़ सिचुएटेड इन द मेडुला एंड इट इज़ ऑटो रिदमिक, यानी कि ये ऑटोमेटिकली रिदमिकली रेट और रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, है ना। अब सेंटर्स का मतलब क्या होता है? सेंटर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। व्हेन वी कॉल इट एज रेस्पिरेटरी सेंटर, दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच कंट्रोल रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो ये रेट, रिदम और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेडुला के अंदर और पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मेडुलरी सेंटर या फिर पोंटाइन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब मेडुलरी सेंटर के अंदर 2 सेंटर्स आते हैं और ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला, और जो पोंटाइन सेंटर्स हैं वो पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मेडुलरी सेंटर के अंदर आता है इंस्पिरेटरी सेंटर which constitute dorsal respiratory group of neurons। शॉर्ट में हम इसको DRG बोलते हैं। जो दूसरा है दैट इज एक्सपिरेटरी सेंटर which constitute ventral respiratory group of neurons। शॉर्ट में हम इसको VRG बोलते हैं, है ना। Now this is the diagram which is showing the respiratory centers in the brain stem, है ना। अब ये जो respiratory centers हैं कुछ मेडुला में प्रेजेंट हैं, कुछ पॉन्स में प्रेजेंट हैं। तो मेडुला में जो प्रेजेंट हैं दे आर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इन दोनों सेंटर्स को हम मेडुलरी सेंटर्स बोलते हैं। अब इसके ऊपर पॉन्स में जो प्रेजेंट हैं दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एप्नोस्टिक सेंटर, दोनों को इकट्ठा हम पोंटाइन सेंटर्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया और होता है कीमो सेंसिटिव एरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला, और कीमो सेंसिटिव एरिया रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड, है ना। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वीडियो, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर से एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द मोटर पाथवे, अल्टीमेटली दे गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। पहला सेंटर है जो कि मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। पहला इंस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि ये वाला जो सेंटर है इसकी बात हो रही है। ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बनता है और ये इंस्पिरेशन कॉज करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। ओके, उसके बाद में जो दूसरा है एक्सपिरेटरी सेंटर है, यानी कि ये वाले सेंटर की बात हो रही है जिसको कि हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी VRG बोलते हैं। तो ये जो सेंटर है इट कॉजेज एक्सपिरेशन, है ना, ये एक्सपिरेशन करता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन फोर्सफुल ब्रीदिंग।
ओके इसके बाद में जो पोंटाइन सेंटर्स हैं इसको हम देखेंगे। तो जो पहला है दैट इज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये वाला जो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। और ये करता है, इसका जो काम है दैट इज स्विचिंग बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी कि ये इंस्पिरेशन को कट करता है और एक्सपिरेशन को स्टार्ट करता है, और फिर एक्सपिरेशन को कट करेगा, इंस्पिरेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा सेंटर है दैट इज़ द एप्निस्टिक सेंटर, जो ये वाला सेंटर है, और जो एप्निस्टिक सेंटर है ये हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। सो दिस इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब एक एक सेंटर को हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो पहला सेंटर है दैट इज़ इंस्पिरेटरी सेंटर और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, है ना। इसकी अगर हम लोकेशन देखते हैं तो इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला। तो अगर हम देखें इसमें तो ये जो डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला है दिस इज़ द मेडुला। तो मेडुला का ये जो डोर्सल पोर्शन है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ओके। अब इसका काम क्या है, ये क्या कौन से न्यूरॉन्स को बनाता है, तो ये इट कॉन्स्टिट्यूट द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनको हम आई न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, आई न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन होता है इट जनरेट द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को ये मेंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल। अब इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल क्या है, यहाँ पर आप देखें एक ही छोटा सा डायग्राम है जिसमें ये इंस्पिरेशन है, ये छोटा सा फेज एक्सपिरेशन का है, फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है ना। तो जो इंस्पिरेशन है बेसिकली ये 2 सेकंड्स का होता है, और 2 सेकंड्स के बाद में अपने आप से ऑटो रिदमिकली ये स्विच ऑफ हो जाता है और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्रप्ट सीजेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल, है ना। और अब एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन होगा, फिर 3 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन होगा, एंड दिस वे द साइकिल रिपीट्स। ये जो साइकिल है इस तरीके से ये रिपीट करती रहेगी। ये साइकिल क्यों रिपीट करती रहती है? बिकॉज DRG इज ऑटो रिदमिक, है ना। DRG के अंदर ऑटो रिदमिक पैटर्न होता है, ठीक है, एंड इज ऑलवेज एक्टिव। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम DRG को, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को अपने ऊपर छोड़ दें तो इट इज़ ऑलवेज ऑल द टाइम एक्टिव, है ना। ये हमेशा एक्टिव रहेगा, इंस्पिरेशन ही कॉज करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज़ अंडर द इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ मैनी अदर सेंटर्स, है ना। अब अगर हम मैकेनिज्म देखें तो जो DRG से इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं, है ना। तो इस डायग्राम में देखें आप, DRG से इम्पल्सेस मोटा पाथवे के द्वारा दे गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल सेगमेंट है C3, 4, 5, यहाँ से फ्रेनिक नर्व निकलती है, और जो इसका थोरैसिक सेगमेंट है T1 से लेकर T11, यहाँ से इंटरकॉस्टल नर्व निकलती है। फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायाफ्राम को, इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इन दोनों मसल्स को हम ऑल टुगेदर इंस्पिरेटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, है ना। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोरैसिक केज का वर्टिकल और ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इंस्पिरेशन अकर्स, है ना। सो दिस वाज अबाउट द इंस्पिरेटरी सेंटर। नेक्स्ट वी कम टू द एक्सपिरेटरी सेंटर और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस इज प्रेजेंट रोस्ट्रली एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस इज प्रेजेंट कॉर्डली। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसका जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ द रोस्ट्रल पोर्शन, और जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज़ द कॉर्डल पोर्शन, है ना। तो ऊपर है दिस न्यूक्लियस एम्बिगस और नीचे है न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस, ओके। अब कौन कौन से न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं? तो दोनों तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इंस्पिरेटरी एज वेल एज द एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स। अब फंक्शन क्या है? तो एक्सपिरेटरी सेंटर का फंक्शन है इट हेल्प्स इन एक्सपिरेशन, लेकिन ड्यूरिंग क्वाइट एक्सपिरेशन, क्वाइट ब्रीदिंग में VRG का रोल नहीं होता, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज इनएक्टिव। लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है तो जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव हो जाता है और ये कैरी करता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सिग्नल्स को एब्डोमिनल मसल्स को, और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं, ओके। अब तीसरा सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इट इज़ लोकेटेड और प्रेजेंट इन न्यूक्लियस पैराब्रेकियलिस ऑफ अपर पॉन्स, है ना। तो ये अपर पॉन्स में प्रेजेंट होता है। देखें आप इस डायग्राम में,
ये जो पॉन्स है, पॉन्स का ये अपर वाला पार्ट है, ये लोअर वाला पार्ट है। तो अपर में न्यूमोटैक्सिक और नीचे वाले में एपनोस्टिक सेंटर, है ना। तो इसका काम होता है बेसिकली इट इनहिबिट इंस्पायरेटरी एरिया। अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को समझें, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसके नीचे एपनोस्टिक सेंटर, दिस इज इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स और ये है एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स, है ना। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है यानी कि ये इनहिबिट कर रहा है, और जो प्लस का साइन है यहाँ पे अपन लिख देते हैं, माइनस का मतलब है इनहिबिट और प्लस का मतलब है स्टिमुलेट, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो रहे हैं और ये स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है देखें, फंक्शन क्या है, इट इनहिबिट इंस्पायरेटरी एरिया। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी एरिया को इनहिबिट करता है। अब इसको इनहिबिट ये दो तरीके से करता है, एक तो ये डायरेक्टली भी इसका इफेक्ट है, दूसरा इसका इफेक्ट है थ्रू एपनोस्टिक सेंटर। एपनोस्टिक सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगर इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट कर देगा तो ये अपना काम नहीं कर पाता और इंस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, है ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका काम है इंस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, और क्या काम है इसका, स्विचिंग बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, है ना। जो हमारा रिदम है इंस्पिरेशन को एक्सपिरेशन का, उस रिदम को ये ब्रेक करता है, ठीक है, स्विच ऑफ करता है। इंस्पिरेशन होगा 2 सेकंड्स के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्सपिरेशन होगा 3 सेकंड्स में वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये स्विच ऑफ करने का काम करता है। दूसरा, इट लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको ये कम करता है, एंड इट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, है ना। अब इंस्पिरेशन अगर का ड्यूरेशन कम होगा तो ऑब्वियसली जो रेस्पिरेटरी रेट है ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा सेंटर है दैट इज़ द एपनोस्टिक सेंटर। एपनोस्टिक सेंटर इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पॉन्स, और ये स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेटरी एरिया को। जैसा कि अभी बोला अपन ने, एपनोस्टिक सेंटर का जो इफेक्ट है इंस्पायरेटरी एरिया पे क्या है, पॉजिटिव है, ये स्टिमुलेट करेगा, है ना। इट प्रिवेंट स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम्प। तो ये इंस्पायरेटरी रैम्प को ये क्या करता है बेसिकली, प्रिवेंट करता है स्विच ऑफ करने से, यानी कि ये दोनों सेंटर्स आपस में ऑपोजिट काम करते हैं, और जो हमारा BRG और DRG है ये भी आपस में ऑपोजिट काम करते हैं, है ना। तो जब इस स्विच ऑफ को प्रिवेंट करेगा, इंस्पायरेटरी रैम्प को ये स्विच ऑफ करने से प्रिवेंट करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। अब मान लीजिए कि अगर इस सेंटर में, एपनोस्टिक सेंटर में कोई लेजन हो जाए तो क्या होगा, देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन एंड शॉर्ट एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन का टाइम बढ़ता चले जाएगा और एक्सपिरेशन बहुत छोटा होगा, जिसको हम बोलते हैं एपन्यूसिस, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द वैगस नर्व, है ना। तो अब यहाँ पर देखें, स्टार्टिंग में हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, नर्वस मैकेनिज्म, वॉलंटरी को हमने डिस्कस कर लिया था। अब ऑटोमेटिक में पेसमेकर डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेटरी सेंटर डिस्कस कर लिया, इन द लास्ट वी कम टू द वैगस नर्व, है ना। तो वैगस नर्व को पढ़ने के लिए वी हैव टू स्टडी अबाउट द हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इस नर्व को डिस्कस करते हैं हम हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के अंतर्गत। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ये 2 टाइप्स का होता है, हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एंड हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, है ना। तो हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स का काम होता है, इट प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय लंग्स को ओवर डिस्टेंट होने से प्रिवेंट करना। कैसे, जब इंस्पिरेशन होगा तो एयर एल्वेलाई के अंदर भरेगी, और अगर एल्वेलाई के अंदर एयर भरती चली जाएगी, ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एल्वेलाई क्या हो जाएंगे, दे विल बर्स्ट, है ना। तो ऐसा ना हो, हमारे एल्वेलाई ओवर इन्फ्लेट ना हो, तो इसको रोकने के लिए देयर इज हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। और इसका उल्टा, अगर जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो जब हमारे लंग्स में से एयर बाहर जाएगी तो ये जो एल्वेलाई हैं ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दे विल कोलैप्स। तो ये कोलैप्स ना हो जाए एल्वेलाई, इसको रोकने के लिए देयर इज हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, है ना। तो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स ओवर डिस्टेंड होने को प्रिवेंट करता है, और जो डिफ्लेशन रिफ्लेक्स है एक कोलैप्स होने को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें मैकेनिज्म देखें आप। सबसे पहला इंस्पिरेशन हुआ या फिर ओवर डिस्टेंशन हुआ। कितना ओवर डिस्टेंशन, है ना, टाइडल वॉल्यूम मोर देन 1000 ml। जब टाइडल वॉल्यूम मोर देन 1000, नॉर्मली 500 ml होती है, लेकिन अगर 1000 ml से ज़्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अब आप ये देखें, ये जो ब्रोंकाई हैं और ये जो ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स हैं, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेच होने पर स्टिमुलेट होते हैं, है ना। तो जब भी इनके अंदर एयर भरेगी
और जब ये ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे, ओवर डिस्टेंडेड हो जाएंगे, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। अब इम्पल्सेस वैगस नर्व के द्वारा, ये वाली जो नर्व है, ठीक है, वैगस नर्व के द्वारा इट गो थ्रू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। डीआरजी यानी कि हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर पे जाती हैं और उनको बोलती हैं, उनको इनहिबिट करती हैं कि अब अपना काम आप बंद कर दो, क्योंकि कंटिन्यूस इंस्पिरेशन होता रहेगा तो हमारे एल्वेलाई क्या हो जाएंगे, हमारे एल्वेलाई बर्स्ट हो जाएंगे, है ना। तो इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करती हैं। अब इंस्पिरेटरी सेंटर जब इनहिबिट हो जाता है तो ये फिर बेसिकली क्या होता है, इट लिमिट्स द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन रिजल्ट। तो अब एक्सपिरेशन होने लगता है। अब बिल्कुल इसका उल्टा, जब एक्सपिरेशन होगा तो जो कंप्रेसर रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलर सेप्टाई में, है ना। तो ये स्टिमुलेट होते हैं जो कि वैगस नर्व के द्वारा दे गो थ्रू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, लेकिन अब ये इसको इनहिबिट नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट, है ना, एंड एज अ रिजल्ट इंस्पिरेशन रिजल्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।